सबसे पहले तो वंदे मातरम। नींद से जगाना भी जरूरी है क्योंकि बच्चों की आदत है 1-1 घंटे में सोने की। होता है ऐसा लेक्चर्स में, तो वही चीज हमें भी लग रहा है कि कहीं हम भी सुना ना दें बच्चों को, इसीलिए बीच बीच में वंदे मातरम करते रहेंगे। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने ये अपने हिसाब से एक अवेयरनेस कैंप जो रखा है, ये मतलब उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा और हम लोगों को इनवाइट किया कि आप अपनी जो भी स्पेशलिटीज़ हैं, अपनी नॉलेज हमारे कॉलेज में आकर शेयर करो। तो मैं उनका थैंक यू करती हूँ सर का, और संगीता मैम का भी थैंक यू। वो यहाँ आए और उनको देखकर हमारी हिम्मत भी बढ़ी, क्योंकि संगीता मैम बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं और हम अभी अभी शुरू हुए। तो मैम अगेन आपका थैंक यू। यहाँ आए सभी रिस्पेक्टेड्स गेस्ट का भी मैं वेलकम भी करना चाहूँगी और थैंक यू भी। आपकी ब्लेसिंग्स भी हम सबको मिल रही हैं। अभी तक यहाँ पर जितनी भी बात हुई है, आपने अभी तक मैम की बात सुनी, उनसे पहले भी सुनी, तो आयुर्वेद एक सिद्धांत है। तो मेरा जो मेन मोटिव रहता है यहाँ आने का, वो ये रहता है कि हम मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं। उसके लिए पेशेंट्स तो हमारे क्लिनिक पे आते ही हैं। आपके घर में भी कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कोई कोलेस्ट्रॉल है किसी को, तो सब डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि हम इस कंडीशन में नहीं पहुंचे। यहाँ ना मैं एलोपैथी की बात कर रही हूँ, ना आयुर्वेदिक की। हम ऐसी कंडीशन में पहुंचे ही क्यों कि हमें सोचना पड़े कि हमें दवाई लेनी है। आप में से कितने लोग हैं कि जो अभी भी कोई ना कोई दवाई खाते हैं? कभी सिर दर्द, कभी खांसी जुकाम हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया। गर्ल्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसी हैं कुछ लोग कि जो दवाई खाते हैं। और दवाई खाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्योंकि बच्चों, अभी मैम ने जैसे बताया कि अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। आपकी फ्रीक्वेंसी महीने में एक बार हो सकती है। आप पब्लिकली नहीं बताना चाहो, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग में ये भी रहता है कि हमारी बात किसी के सामने नहीं आए। लेकिन आप खुद सोचो, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप महीने में एक बार कोई दवाई खाते हैं, या आप 2 महीने में एक बार खा रहे हैं, या 6 महीने में एक बार खा रहे हैं। तो उसके ऊपर फोकस करो कि मुझे दवाई क्यों खानी पड़ रही है। इलाज बहुत सारे हैं, चाहे वो हमारे रसोई घर के मसाले हैं, चाहे वो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। वो सबकी अपनी एक्सपर्टीज है, तो वो सब आपको बताएंगे यहाँ पर। लेकिन मैं कहती हूँ कि सिर्फ आप इतना सोचो कि हमें दवाई क्यों खानी पड़े। क्या हम मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं जी सकते? जी सकते हैं, और वो शुरुआत इस एज ग्रुप से होती है। आइडिया कितनी एज होगी आप बच्चों की बेटा? 18। हाँ, 18 to 25 की एज है, या 15 to 25 की एज है। इसमें अगर आप लोग मेहनत करोगे अपनी बॉडी के लिए, अपनी माइंड के लिए, तो आप बिना मेडिसिन के लाइफ जी सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, 30 की ईयर में, 35 की ईयर में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको बीपी की गोली ऑलरेडी स्टार्टेड है, कोलेस्ट्रॉल उनका ज़्यादा रहता है, सिर दर्द की गोली तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमें डिस्प्रिन एस्प्रिन सब लेने की आदत होती है, और इससे भी ज़्यादा एंटासिड। अभी जो पीछे अभी जो सरदार जी की डेथ हुई है, तो उसका रीज़न माना कि उनके यहाँ एंटासिड की गोलियाँ मिली। इस चीज़ को, इस न्यूज़ को पढ़कर ही कल क्लिनिक पे 5 यंग पेशेंट थे जो ऑलरेडी एसिडिटी की गोली खाते थे। वो उस हादसे से डर गई कि हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, और उनको इतनी कम एज में हार्ट अटैक आया है, तो क्या हमें भी ऐसा आएगा? तो उनकी सोच, वो डर कर फिर हमारे पास आए। लेकिन हम चाहते हैं आप डर के नहीं आओ, आप सोच समझ कर आओ। जब आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, तो आप सोचोगे। आप यहाँ एडमिशन भी लेते हो तो 1 साल पहले राज्य बेसिक सीखते हो, 3-3 साल के आपके कोर्सेज होते हैं, पढ़ाई करते हो, फिर 1 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। फिर आप कभी भी अपने लाइफस्टाइल में जब चेंज करते हो, कोई कहते हैं कि मुझे 1 महीना हो गया वॉक करते हुए, जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा?
1 महीने में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब आपको एक छोटे से एग्जाम के लिए, नर्सरी के एग्जाम के लिए भी बच्चे को 1 साल मेहनत करनी है, तो अपने लाइफस्टाइल को क्यों नहीं 1 साल तक लगातार फॉलो करना? 1 साल तो वैसे मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ, रफली 6 मंथ में ही लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं, फिर वो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। तो ऐसी बातें बहुत सारी अभी तक हो भी चुकी हैं। थोड़ा सा जो मैंने आज का टॉपिक रखा था, वो रखा था मल्टीविटामिन इन आयुर्वेदा, क्योंकि अभी आप जब यहाँ से बाहर निकलोगे 22-23 की एज में, तो आपको जिम में जाना, कहीं भी जाना, बाहर तो सप्लीमेंट्स की लाइन मिलेगी। बहुत सारे लोग प्रोटीन के डिब्बे खरीद रहे हैं, ये चीज़ खा लें, हम 40 साल की हो गई, हमारी मम्मी तो क्या ये विटामिन ले सकती है, क्योंकि फॉरेन में से जो आता है, और पंजाब साइड तो वैसे भी फॉरेन का ज़्यादा इफेक्ट रहता है, फॉरेनर्स का, तो वो कहेंगे कि वो लोग अब कुछ नहीं लाते अपने पेरेंट्स के लिए, जो बच्चे कनाडा या कहीं रहते हैं, सप्लीमेंट्स के पैकेट्स उठा के लाते हैं। बाकी सब इंडिया में मिलता है, सिर्फ सप्लीमेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट की इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ के लोगों की मजबूरी है सप्लीमेंट लेना, क्योंकि वहाँ मसालों की नॉलेज नहीं है, वहाँ गेहूं नहीं है, वहाँ बासी खाना है, वहाँ पे इमोशंस नहीं है, वहाँ पर फैमिली नहीं है। तो उनकी तो एक मजबूरी है कि वो सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो वो बीमार पड़ेंगे और वो काम नहीं कर सकते, और उनके पास तो टेक केयर करने के लिए फैमिली भी नहीं है। लेकिन इंडिया में सब कुछ है। अगर आप सोचो थोड़ा सा भी, कार या बाइक सब जानते हैं इसके बारे में, सबको पसंद भी है ना? तो आप एक सिचुएशन इमेजिन करो या सोच समझकर मुझे उसका आंसर दो। देखने दिमाग खुले या सो गए फिर से, कहा था ना बीच बीच में चेक करना भी जरूरी है। आपके एक फ्रेंड ने एक कार ली या बाइक ली, उसने उसको बहुत रफली हैंडल किया, नई गाड़ी थी, बिल्कुल रफली किया, अननेसेसरी चलाया जहाँ जरूरत नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, सर्विसेज नहीं कराई उसकी टाइम पर, और 1 साल में ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर उसने चला दिया। एक तरफ आप हो, आपने भी एक कार खरीदी, पर आपने उसकी केयर भी की, आपने सर्विस भी टाइम पे कराई, आपने उसको क्लीन भी रखा, और आपने जितनी ज़रूरत थी उतनी चलाई भी। तो ऑलमोस्ट आपने 1 साल में 10,000 किलोमीटर चलाई। तो इंटरनली देखने में भी ठीक है सब कुछ, लेकिन इंटरनली अगर हम बात करें तो कौन सी कार बेटर होगी? अगर आपको हम कहें कि सेकंड हैंड कार खरीदने जाओ, तो आप कौन सी प्रेफर करोगे, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? सेकंड वाली ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसकी इंटरनल बॉडी ठीक है, उसके टायर इतने नहीं घिसे होंगे, उसका इंजन इतना खराब नहीं होगा, तो आप उसी के ऊपर फोकस करेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि 1 साल पहले उसने निकलवाई है शोरूम से और इतनी चला दी और हम कर। ऐसे ही हमारी बॉडी है, आपको लिमिटेड सोर्स, जैसे वो कंपनी से कार आई, ऐसे ही भगवान ने भी हमें गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी स्ट्रेंथ दिया है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, आप कितना यूज कर रहे हो, आप कितनी सर्विस कर रहे हो। सर्विस का मतलब अपनी केयर करना, तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो विदाउट मेडिसिन। बात वही है कि आजकल का माहौल, ये बोलना बहुत आसान है हमारे लिए स्टेज पे खड़े होकर, लेकिन आजकल का माहौल, अगर आप सोशल नहीं हो तो आपका मजाक बनाया जाता है, आप मार्केट में नहीं जाते तो मजाक बनाया जाता है, आप ब्रांडेड नहीं डालते तो आपका मजाक बनाया जाता है। वो चीज़ आप फेस करते हो, हम नहीं करते, लेकिन उसके लिए भी आप तैयार हो, क्योंकि आपको इसी माहौल में रहना। हम सारे लोगों को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। उसके लिए आप अपनी हेल्थ को इतना अच्छा रखो, हेल्दी रहोगे तो वेल्दी भी रहोगे, फिर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। आयुर्वेद में सिर्फ आप अपनी प्रकृति, यानी कि आपकी एक जेनेटिक कोड होता है आयुर्वेद में जो प्रकृति कहा जाता है, जिसके हिसाब से अगर आप अपना लाइफस्टाइल रखते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं होते। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ इसका, कि जैसे कोई कफ के पेशेंट है, आपको लगता है कि उनको खांसी जुकाम ज़्यादा होता है, वो दही लस्सी का रेगुलर सेवन करते हैं और वो एक्सरसाइज कोई नहीं करते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं और वेट भी उनका ज़्यादा है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अभी 10 साल का बच्चा है, लेकिन अगर वो इन्हीं हैबिट्स में रहा
ओवर ईटिंग करने के हैबिट में रहा, रात को देर से खाना खाने के हैबिट में रहा, तो जब वो 30-35 का होगा तो वो डायबिटिक हो जाएगा। ये नहीं कहती कि हमने कह दिया तो हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं कि ये पेशेंट डायबिटिक की तरफ जा रहा है। हमारे पास अगर वो 20-25 साल की उम्र में आएगा और मैंने उसकी अगर हिस्ट्री ली, उसने कहा ये है और मैंने उसकी प्रकृति जज की, तो मैं यहीं से उसको रिवर्स कर देती हूँ कि अब आपने ये नहीं खाना। इसीलिए लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में परहेज है। परहेज इसीलिए है कि आप रिवर्स हो। क्या फायदा रोज छोले भटूरे खाओ, सुबह एंटासिड की गोली खाओ। जो एसिडिटी की गोली खा रहे हैं वो इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो लेट नाइट खाना खा रहे हैं। ढाबे वालों का काम, ये मैं आपके ना सारे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ अपने फील्ड के। ढाबे वाले ज्यादातर शाम को 4 बजे खाना खाते हैं जब उनका काम खत्म हो जाता है, या रात को 11-12 बजे। टोटली एसिडिटी की दवाइयों पे रहते हैं वो। लेकिन ऐसे लोगों को मैं खाने का टाइम चेंज कराती हूँ कि आपका काम 1 बजे शुरू होना है, आप 12 बजे खाना खा लो। आपका काम दोबारा 7 बजे शुरू होना है, आप 6 बजे खा लो, रात को दूध पी लो। ये करते ही 7 डेज में एसिडिटी ठीक, कोई दवाई नहीं चल रही, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथिक। तो ये एक्सपीरियंस है, लोग ठीक होते हैं तब हम इस लेवल पर आकर बोल पाते हैं। अगर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम भी नहीं बोल सकते इतना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्दी बना सकती हैं। आयुर्वेद एक भारतीय परंपरा है, और परंपरा आप जानते हो क्या होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचे। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारी ये परंपरा लुप्त हो गई थी। आज आपकी दादी नानी को तो शायद कुछ नुस्खे याद होंगे, आपकी मम्मी को भी थोड़े बहुत होंगे, पर आपको तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो आपको अब मम्मी पापा की तो बात सुननी नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं सुनता, मेरा बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात, है ना। तो हम जब डॉक्टर आकर कहेंगे या ये लोग आकर कहेंगे सब कि हाँ कि ऐसे लोग ठीक होते हैं, फिर आपको समझ आएगी। क्योंकि आजकल के बच्चे को रीजन चाहिए, वो अंधा विश्वास किसी पे नहीं कर सकता, और आयुर्वेद में हर चीज का रीजन है। आयुर्वेद का पहला परंपरा है, पहला प्रयोजन है, उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। सेकंड नंबर पे उन्होंने दिया है कि बीमारी को ठीक करना। सेकंड वाला तो हम अपने क्लिनिक पे कर ही रहे हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला तो हम नहीं कर सकते। फर्स्ट वाला तो यही करते हैं कि हम जगह जगह जाके लेक्चर्स देते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, उसमें से आप 1-2 बातें सीख लेते हैं तो हमारे लिए इतना भी बहुत होता है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए ही ये अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए हमें आप लोगों के साथ की जरूरत है, क्योंकि हेल्दी आप हो। आप हेल्दी रहोगे तो हम आपको भी गाइडेंस दे सकते हैं कि आप कैसे हेल्दी रहोगे। आयुर्वेद में जो टेस्ट है वो टंग का है, टेस्ट टंग का है, लेकिन जो हेल्थ है वो स्टमक की है। हम लोग अपना खाना टेस्ट के जरिए खाते हैं या स्टमक को देखकर खाते हैं? नहीं, कुछ लोग स्टमक वाले भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो टेस्ट को जब हम देखकर खाते हैं तो वो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि स्टमक वो चीज नहीं मांग रहा होता। जिस खाने के बाद आपको प्यास बहुत ज्यादा लगे तो समझ लो कि ये वाला खाना हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था। सिंपल सी बात है। आपको ये नहीं कि हमें टेस्ट कराना है, हमें ये चीज करानी, कुछ जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी ही आपको मैसेज देती है कि आपको क्या करना है। एक ये टिप याद रखना कि पानी बहुत ज्यादा पिया किसी भी चीज के बाद, अगली बार उसकी क्वांटिटी को कम कर देना, उसका टाइम चेंज कर देना, उसका गैप देखना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या मुझे अब भी इतनी प्यास लग रही है। अगर आपको लगता है कि अब उस चीज को खाने के बाद मुझे उतनी ही प्यास नहीं लगी, तो इट मीन्स कि आपने अपने अंदर कुछ चेंज लाया था जो बैलेंस हो गया साथ साथ। तो आप बच्चों को सिर्फ इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। हम कितने घंटे काम कर सकते हैं, हम कितना खड़े हो सकते हैं, हम कितना चल सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की आदत है, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो घटती बढ़ती रहती है। मैम ने भी बताया ये चीज। तो वियर एंड टियर मैकेनिज्म यही है
कि उनकी लाइफ साइकिल 120 दिन की है आरबीसी की, तो उसने फिर उसके बाद छूटना ही है। अगर वो आरबीसी उसी स्पीड से बढ़ती रही जिस स्पीड से टूट रही है, तो आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1% हमें हर 10 साल में फर्क पड़ता है। जो खाना आप 20 साल में पचा सकते हैं, वो आप खाना 40 साल में नहीं पचा सकते। आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे कि आपकी उम्र में तो पता नहीं हम क्या क्या कर जाते थे। सुना ये डायलॉग, पेरेंट्स का बहुत कॉमन डायलॉग है, तुम तो एक्टिवा चाहिए, स्कूटी चाहिए, हम तो पैदल ही चलते थे, तुम्हें तो ये फैसिलिटी चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए थी। लेकिन क्या अब वो कर सकते हैं? वो यही वर्ड यूज करते हैं, हम तुम्हारी उम्र में करते थे। तो वो जो है नेचुरल एजिंग। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप जो ही हो, ऐसे भी लोग हैं जो 70 साल में बहुत काम कर रहे हैं, सारे लोग ऐसे नहीं है ना। तो आप लोग भी ऐसे बनो कि आप 60s के हो जाओ, 70s के हो जाओ, फिर भी यही एनर्जी लेवल्स रहे। वो तब रहेगा जब कोशिश आज से करोगे। इसका रिजल्ट आपको 5 साल बाद मिलना, अभी कोई रिजल्ट नहीं मिलना। तो रेगुलर थोड़ी थोड़ी सी बातें, जैसे मैम ने मेंटल उस पर भी बोला, वो बहुत अच्छा टॉपिक था, क्योंकि बोलना मैंने भी था ये सब, लेकिन आप लोगों को बहुत बोर नहीं करना, क्योंकि वही बातें बार बार होनी वो ठीक नहीं है। और वो चीज़ें आप थोड़ा सा जरूर समझो कि हमें मेंटल लेवल पे भी ध्यान देना है। फिजिकल और मेंटल जब तक दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे, तब तक आप ठीक नहीं रहेंगे। क्या आप बहुत गुस्से में हो तो आप खुश हो सकते हैं? ईगो सेटिस्फाइड होगी कि मैं उससे नाराज हो गई, मैं उससे गुस्सा हो गई, मैंने उसको डांट दिया, लेकिन कमरे में आके कहेंगे मुझे अकेला छोड़ दो, मैं 10 मिनट ऐसे ही बैठूंगी, है ना? तो उस टाइम आपको रिलैक्सेशन चाहिए होता है। जो ब्रेन को ऑक्सीजन कम हो गई थी वो आपको चाहिए होती है, इसलिए आप अकेलापन पसंद करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको सब कुछ बताएगी। बस आप इसको फील करना सीखो, इसको समझना सीखो, इसको मैसेज कि आपको क्या मैसेज दे रही है, आपको कैसा माहौल चाहिए। अभी आपके लिए इतना ही है। जो हम बात करते हैं मल्टीविटामिन की, वो एक एज के साथ आयुर्वेद में बहुत बड़ा भंडार है। अगर हम आपके कोई छोटे भाई बहन या रिश्तेदार भी होंगे तो आप चीजें उनको भी मैसेज कर सकते हैं। आप 0 टू लेके अगर हम 10 इयर्स की बात करें तो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, उसकी उनकी डाइट अलग होती है, तो उसमें हम लोग वचा का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज स्वर्ण प्राशन डे भी है मैम, तो क्लिनिक पे भी हम लोग 5 साल हो गए मुझे स्वर्ण प्राशन करते हुए, जिसमें हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो उसमें हम 10 साल तक कोशिश करेंगे कि बच्चा थोड़ी थोड़ी सबको दे, और गोल्ड जो ये स्वर्ण प्राशन संस्कार ही है हमारा। 11 से लेके 20 साल तक हम लोगों में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी पे हम पहुंचते हैं। उस टाइम पर आपको शतावरी बहुत अच्छी रहती है। कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो आप शतावरी को ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जब हम 21 से 30 में हैं तो हम लोगों को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना होता है कि हम दिखते कैसे हैं, हमारे हेयर्स कैसे हैं, हमारी आउटलुक कैसी है, क्योंकि मैरिजेबल एज है। तो इसमें आप आयरन पे ज़्यादा ध्यान दें। आंवला इसके लिए बेस्ट डाइट है कि जितना आप आंवला लेंगे, नाक में घी डालेंगे, उतना आपका फेस ग्लो होता है, बाल हेल्दी रहते हैं। तो आपको इस एज ग्रुप में कोशिश करो आंवला ज़्यादा खाने की। फिर 31 से लेकर जो 40 तक की एज होती है वो स्ट्रेस वाली होती है। क्यों? शादी हो गई होती है, शादी होती है तो स्ट्रेस लेडीज जेंट्स जो भी है सबका बढ़ता है, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों का बढ़ता है। ऊपर से वर्क का प्रेशर, क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में भी एंटर कर चुके होते हो तब तक। तो वो जो स्ट्रेस लेवल है उसको हैंडल करने के लिए आपको फिर ब्राह्मी, शंख, पुष्पी इनके तरफ जाना चाहिए। फिर जब हमारी एज 45 क्रॉस होती है तो आंखों की दिक्कत बढ़ती है। ज़्यादातर नज़दीक का चश्मा हमको लग जाता है 45 की एज में। मोतियाबिंद के ऑपरेशन आपने देखा है कि 60 तक काफ़ी लोगों के हो चुके होते हैं। मतलब वो एक एज फिक्स है कि लोगों की ज़्यादातर अगर उन्होंने केयर नहीं की तो किस एज में जाकर ऑपरेशन हो जाएगा। आजकल तो 45 में भी मैंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन देखा कि लोग करवा रहे हैं, तो इतनी कम एज में उनकी आइज जा रही हैं। तो उस टाइम पर त्रिफला से आंखें धोना, त्रिफला खाना, ये चीज़ों का जो है, त्रिफला घृत आता है आयुर्वेद में, उसकी पैरों पे मसाज करने से भी अभी एक मेरी पेशेंट का नंबर कम हुआ है। हालांकि मैं गारंटी नहीं लेती कभी इन चीज़ों की, वो 12 साल की लड़की है, लेकिन उन्होंने खुद ही मैसेज दिया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ त्रिफला घृत की मसाज ही की है। लेकिन उनका खुद फोन आया है कि 2 महीने के बाद उसके जो है चश्मे का नंबर रिड्यूस हो गया, और कोई मेडिसिन नहीं थी उसकी, क्योंकि एज ग्रोइंग आप जैसे करोगे वो आगे बढ़ती चली जाएगी।
उसके बाद जब हम लोग 60s में पहुंचते हैं, 60 तो मैं बुकिश नॉलेज वाली कह रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली 50 में सबको दर्दें हैं, क्योंकि मेरा पेन क्लिनिक है। तो उसमें सारे पेन्स के पेशेंट होते हैं जो 45, 50 इस एज में आते हैं, और किसी को घुटने का दर्द, किसी को कमर का दर्द, किसी को माइग्रेन, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम भी तब तक वीक हो जाता है। तो उस टाइम पर आप अश्वगंधा, इसका सबसे ज़्यादा सेवन करो। बलारिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है, शंख पुष्पी, ब्रह्मी, क्योंकि मेंटल लेवल पे भी इस पे ध्यान देना होता है। तो आप ये वाले जो रसायन हैं, अगर हम ब्रेन की बात करें, अगर मैं ऑर्गन वाइज बताऊं, किसी को लगता है कि हमारा ब्रेन कमज़ोर है, तो हम लोग उसमें ब्रह्म रसायन बता देते हैं कि रूटीन में आप खा सकते हो। और अगर आपकी चेस्ट वीक है तो आप च्यवनप्राश, सब जानते हैं इसके बारे में कि च्यवनप्राश ले सकते हो। और अगर आप हार्ट वीक है तो अर्जुन की छाल बहुत फेमस है, उसकी चाय बहुत लोग पीते हैं, तो अर्जुन की छाल का चूर्ण ले सकते हो। आपका पेट डिस्टर्ब रहता है तो आप लहसुन, अदरक, गार्लिक, ये चीज़ें ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी, किसी की सुपरविज़न में ज़रूर लेना, अपने आप मत करना, क्योंकि अपने आप जो आप YouTube से पढ़कर या ऐसे सुनकर कर रहे हो, ये नॉलेज आपको सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। मेरा YouTube का चैनल है, सिर्फ 5 ही वीडियो है, मैं डालती ही नहीं कुछ, क्योंकि वो गलत मैसेज जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को भी आप जानते हो, किसी भी डॉक्टर से, आयुर्वेदिक से मिलकर, जो भी इसकी नॉलेज रखता हो, होम्योपैथिक, कोई भी, आप उनसे मिलकर ही सराहना करें। लेकिन एक जनरल टॉनिक है, जो हड्डियां कमज़ोर हो गई तो गोंद कतीरा आप सुनते हो, बबूल की गोंद, उसका दूध में उबालकर बहुत अच्छा रिजल्ट है, पेशेंट्स बहुत जल्दी ठीक होते हैं उससे, जो हम ये होम रेमेडीज़ घर में बताते हैं अपनी मेडिसिन के साथ। तो बच्चों, इन द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी हेल्थ को देखो और उसको फील करो, अपनी अलर्टनेस बढ़ाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जीना तो उतना ही है जितना लिखा है, लेकिन वहाँ तक एंजॉयमेंट लेना आपके हाथ में है। आप सिर दर्द में ऑफिस जाएं, कॉलेज जाएं, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश ऐसा करो कि हमारी कुछ दिनचर्या फिक्स होती है आयुर्वेद में, कोई ऋतुचर्या होती है, वो कभी होगा तो बहुत बड़े टॉपिक हैं। तो आज आपको बहुत कुछ सुनना और सीखना है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब पे ध्यान दें और उसको अडॉप्ट करें। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब मैं संदीप सभरवाल जी पंचगव्य